हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम साइंस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया के वर्ग क्या होते हैं और इसे किस और अन्य नामों से जानते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसे होता हुआ, इन सब के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। अल्टमैन और एक और दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्हें बोलते हैं फ्लेमिंग। तो अल्टमैन और फ्लेमिंग नामक दो साइंटिस्टों ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगर एग्जाम में अगर अल्टमैन आता है तो अल्टमैन लगाना, अगर फ्लेमिंग आता है तो फ्लेमिंग लगाना, अगर दोनों साथ में आते हैं तो ऑप्शन में दिया रहेगा ये दोनों, तो ये दोनों लगाना है। अगर ये दोनों नहीं आता है तो पहले हमको किस में जाना, अल्टमैन में जाना है। क्लियर है। दूसरा आता है कि इसका नाम किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था। जो अल्टमैन जो है इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोला था, बायोप्लास्ट। जबकि फ्लेमिंग जो हैं इन्होंने फिल्ला नाम दिया था। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फिल्ला नाम दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने। ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो आप क्या नाम बताओगे? बेंडा ने दिया था। लेकिन इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। और अल्टमैन ने क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था? फिल्ला नाम दिया था। क्लियर है। इसके बाद आता है सबसे पहले लीवर की कोशिका में लीवर सेल से बाहर निकाल के किसने बताया था? लीवर सेल से निकाल के किसने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? तो बेंसले नामक साइंटिस्ट थे। बेंसले नामक साइंटिस्ट ने लीवर से कोशिका निकाल के बताया था सबसे पहले। लीवर से कोशिका बाहर निकाल के बताया कि लीवर में कोशिका पाई जाती है। लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो उन्होंने लीवर से, बेंसले नामक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे निकाल करके बताया था कि लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। क्लियर है। और इसका नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? तो बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो प्लांट सेल में सबसे पहले, और नेक्स्ट आता है मेबेजे। प्लांट सेल में मेबेजे नामक साइंटिस्ट थे। मेबेजे नामक साइंटिस्ट ने बताया कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यह प्लांट सेल में सबसे पहले बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर इतने में कितने सारे क्वेश्चन बन गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो आप बताओगे अल्टमैन और फ्लेमिंग ने, दोनों ने किया था। इन्होंने कब की थी? 1890 ईस्वी में की थी। ठीक है। इसके बाद आता है अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया था? तो अल्टमैन ने बायोप्लास्ट दिया था, जबकि फ्लेमिंग ने फिल्ला नाम दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा था? तो आप बताओगे बेंडा ने रखा था। और दूसरा क्वेश्चन आता है सबसे पहले लीवर से सेल निकाल करके किसने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? लीवर से निकाल कर किसने बताया था? तो आप बताओगे बेंसले नामक साइंटिस्ट ने। और नेक्स्ट बनता है कि प्लांट सेल में सबसे पहले किसने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले मेबेजे नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है। ये तो था इतना कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समान से परिचय। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होती है। ये एक, मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। ये तो एक सेल की तरह से दिख गया है। ये मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में इसमें डबल लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होती है, एक अंदर भी इसमें लेयर होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती हैं इस तरह से, एक बाहर की और एक अंदर की। ठीक है। तो अंदर वाले को
कुछ और नाम बोलते हैं और बाहर वाले को कुछ और नाम बोलते हैं। ठीक है, तो अंदर वाले को बोलते हैं, जो बाहर है उसको बोलते हैं क्रिस्टे, और जो अंदर है उसका नाम देते हैं हम मैट्रिक्स। क्लियर है? वो तो हम आगे आएगा अभी टॉपिक में तो हम बताएंगे। अब बात आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है, यानी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 1.0 से होती है 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये तो था कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में दो परतें होती हैं, जिसे ऊपर वाली परत को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, अंदर वाली परत को मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस आकार का होता है। ये जो संरचना दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया गोलाकार की आकृति में होता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आकार है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमने क्या बताया, खुद का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका के अंदर कोशिका, या फिर इसी को बोलते हैं कोशिका के साथ कोशिका। कोशिका के साथ कोशिका। क्लियर है? तो आप लोग ये याद रखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका के साथ कोशिका भी बोलते हैं, और इसका खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, और इसके पहले हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए के साथ साथ खुद का राइबोसोम भी होता है। इसके पास खुद का राइबोसोम भी होता है। ठीक है, तो ये डीएनए और राइबोसोम होता है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, कोशिका के साथ कोशिका या कोशिका के अंदर कोशिका। ठीक है, अब डीएनए और राइबोसोम, डीएनए के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, राइबोसोम के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब देखो, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन बनती है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि राइबोसोम यानी प्रोटीन बनने से यहाँ पर एनर्जी होती है, एनर्जी बन जाती है, तो यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है। यही कारण है, और एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमारी क्या एटीपी के फॉर्म में बनती है और स्टोर होती है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, यह कोशिका के अंदर कोशिका, इसको मैं रब कर रहा हूँ, और इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बॉडी या अर्ध स्वायत्त कोशिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिका, अर्ध स्वायत्त कोशिका या सेमी ऑटोनोमस बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका
सेल विद इन सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल विद इन सेल। कोशिका के अंदर कोशिका या कोशिका के साथ कोशिका, और पावर हाउस ऑफ द सेल, सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ये सब किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस होती है। हमने क्या बताया था अभी कि यहाँ पर एक कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं? हमने बताया था यहाँ पर जो एनर्जी होती है, जो इसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, इसका से हमको इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका के अंदर कोशिका या सेल विद इन सेल या कोशिका के साथ कोशिका, इसको पावर हाउस इसीलिए बोलते हैं। हमने बताया था कि यहाँ पर एनर्जी वो एनर्जी बनती है और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। अब वो कैसे बनती है अब देख लो। एक प्रोसेस होती है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। सेलुलर का मतलब कोशिकी और श्वसन का मतलब रेस्पिरेशन, मतलब सेलुलर कोशिका के अंदर होने वाला, कोशिका के अंदर, इसी को हम अगर बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, तो कोशिकीय श्वसन मतलब कोशिका के अंदर होने वाला श्वसन ही सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। अब रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन होता है या श्वसन कैसे होता है? अब रेस्पिरेशन देखो कैसे होता है बॉडी में या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखो, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा। कहाँ पर होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्या कहलाती है? कोशिका के अंदर होने वाली श्वसन प्रक्रिया को ही हम सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब वो कैसे होती है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड और साथ में एटीपी ये बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड और एटीपी जो है हमारी ऊर्जा है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा हमारी बनती है और स्टोर होती है। एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनती है और स्टोर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है और संग्रह होता है वो एटीपी के रूप में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। हमने क्या बताया? स्टार्टिंग से एक बार बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल बोलते हैं या सेल कोशिका के अंदर कोशिका बोलते हैं या कोशिका के साथ कोशिका बोलते हैं। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिका या सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। ठीक है। और तीसरा हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस? हमने बताया कि ये ऊर्जा जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ही, ये जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है और ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में बनती है और स्टोर होती है। इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल पावर हाउस ऑफ द सेल। अब कोशिका के अंदर कोशिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं?
कोशिका के अंदर कोशिका, सेल विद इन सेल या सेल कोशिका के साथ कोशिका या कोशिका के अंदर कोशिका। सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और आरएनए होता है। सॉरी, इसके पास खुद का, यानी इसके पास क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। इस कारण से इसको अर्ध स्वायत्त कोशिका भी बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब ये बनता कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति क्या है। सबसे पहले इसको मैं रफ कर दूं, यहाँ पर बना देता हूँ। देखो, ये एक सेल होता है, ठीक है, ये एक सेल हुआ, और दूसरा सेल में ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, सेल में न्यूक्लियस हुआ। अब इसी न्यूक्लियस में यहाँ पर जो होता है कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में कोशिका झिल्ली, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं केंद्रक, इसको बोलते हैं केंद्रक। और जो ये होता है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है, इसको मैं रफ कर दूं जरा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। हमने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसके पहले हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें डबल परत होती है, एक लेयर ये होती है अंदर, ठीक है, ये देखो एक लेयर होती है अंदर। इस अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अंदर वाली लेयर को बोलते हैं मैट्रिक्स, और जो बाहर की लेयर होती है उसके हमने क्या बोला था, क्रिस्टे, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। जो ये क्रिस्टे होता है, ये किस में होता है, एनिमल सेल में होता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। और इसी क्रिस्टे को ही प्लांट सेल में हम क्या नाम देते हैं, प्लांट सेल में ट्यूबलिक नाम देते हैं। प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, इसी को हम ट्यूबलिक, क्या नाम देते हैं हम इसको, प्लांट सेल में ट्यूबलिक नाम देते हैं। जबकि एनिमल सेल में हम क्या बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो सबसे ऊपर लेयर होती है या ऊपर वाली परत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। एनिमल में क्रिस्टे नाम देते हैं, जबकि प्लांट सेल में ट्यूबलिक बोलते हैं। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतस्थ, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतस्थ। क्लियर है? अब मैं बता रहा हूं जरा, यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। और यहीं पर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा जो है एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। हमने क्या बताया, यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है और यहीं पर रेस्पिरेशन के दौरान हमारी जो ऊर्जा होती है, ये इधर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने क्या बताया था, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, और एनर्जी जो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा
जो ऊर्जा है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनती है और स्टोर होती है। और स्टोर कहाँ होती है? इसी जगह होती है। क्लियर? और अब यहाँ पर बात आती है एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? अब इसमें आती बात, एटीपी तो बन गया, यानी एटीपी क्या हुआ? अब हमारी ऊर्जा बन गई। तो एक एटीपी इज इक्वल टू होता है, एक एटीपी इज इक्वल टू कितना? तो 7.3 kg कैलोरी होती है। 7.3 kg कैलोरी होती है। कितना? एक एटीपी इज इक्वल टू 7.3 kg कैलोरी। 1 एटीपी इज इक्वल टू होता है। अब एग्जाम में आता है कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट, हमने बताया था कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट कैसी है? कोशिका कह दो या सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है न्यूक्लियस का सबसे बड़ा पार्ट होता है, न्यूक्लियस का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सॉरी, सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे बड़ा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल क्या होता है? न्यूक्लियस। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एग्जाम में पूछता है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आप क्या नाम बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या कौन सा होता है? तो क्या नाम बताओगे? केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, और केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं और हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? हिंदी में केंद्रक। तो इसको नाम लिख लेंगे, इसका नाम है केंद्रक हिंदी में। क्लियर? आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर कहीं किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा, बराबर जवाब दिया जाएगा। ठीक है? अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट होता तो आप इसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम अगली क्लास में इसका जवाब ज़रूर देंगे, अगर आप लोग कोई कमेंट करते हैं तो। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।